हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर करंटली में पढ़ रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स कंप्लीट कर लिया था। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी आधा किया था, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में बाकी है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में क्या किया, ओवरऑल एक फ्लो चार्ट बनाया, उसको पूरा से रिवाइज किया, क्योंकि क्या है, चैप्टर बहुत आसान है, इट इज इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ। लेकिन थोड़ा सा अगर पहले का रिवीजन होता है तो चैप्टर की क्या लिंक बनी हुई रहती है। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर पढ़ा कि एग्रीकल्चर में प्लांट सोर्स होना चाहिए, एनिमल सोर्स होना चाहिए। प्लांट सोर्स में एग्रोनॉमी आ गया, एनिमल सोर्स में एनिमल हस्बेंड्री आ गया था। तो उसका भी हमने पूरा पढ़ लिया था, पूरा चार्ट फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हर टाइम यही सोचेगी कि वेदर इट इज अ प्लांट सोर्स या वेदर इट इज ए एनिमल सोर्स, आपको क्या है, दिन ब दिन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी के दो सेंस हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर अमाउंट में भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम टॉप क्लास क्लासिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन चीजों से रिलेटेड आज बात करें कि हमारी गवर्नमेंट किस किस तरीके से अपने एफर्ट्स लगाती है कि चीजें क्या हैं, दिन ब दिन बढ़ती जाए, उसे हम कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इस चीजों को बढ़ाएं, इन चीजों को नहीं बढ़ाएं, किन चीजों का क्या करना चाहिए, किन चीजों का क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि हर चीज बस उसी पे डिपेंड है, कि बस इसी पे फोकस करना है, इसी पे कंसंट्रेट करना है, इस चीज को क्या है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इन चीजों से रिलेटेड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, ये चीजें इन कैटेगरी में आती हैं, उनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का सिंपल मतलब अगर हम बोले तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एनी अटेम्प्ट टू इंक्रीज समथिंग। कुछ भी करो, बस ये चीज को बढ़ा दो, कुछ भी करो, कोई भी एफर्ट लगाओ, कोई भी मेजर कराओ, ये चीज बढ़नी चाहिए। तो एनी अटेम्प्ट टू इंक्रीज the target, any attempt to increase the target, any attempt to increase the target। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि फूड रिसोर्सेस को, ऐसा फूड रिसोर्स जो प्लांट से आ रहा है, उसे बढ़ाओ। दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करना चाहती हूं, प्लांट्स को बढ़ाना चाहती हूं। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊंगी, वही क्वालिटी को बढ़ाऊंगी, क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी। प्लांट किस कलर के होते हैं, उस कलर से ही उस रेवोल्यूशन का क्या है, नाम आ जाएगा। वो बेसिक हो गया, सोर्स हो गया। मैं ये कह रही हूं द कलर ऑफ प्लांट्स आर जनरली ग्रीन। अगर मैं ग्रीन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगी तो फूड सोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, आई विल काउंट इट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। I will count it in green revolution। इनकी कोई डेफिनेशन या बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, इट इज जस्ट अ जनरल नॉलेज फॉर यू। थोड़ा सा टॉपिक को, एक एक्स्ट्रा एडिटिव पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। और ये सारे रेवोल्यूशन, ये अटेम्प्ट्स, ये कौन स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ द इंडिया। इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, to increase the food production। एक लाइन में सब समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर हम सेकेंड पॉइंट के बारे में स्टार्ट करें, मैं ये कह रही हूं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब है दूध का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। काऊ की अमाउंट को बढ़ाओ, काउस को बढ़ाओ, काउस की केयर को बढ़ाओ, उनके नंबर को बढ़ाओ, वो ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में होंगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी में होंगी, तो देर बाय क्या करेंगी, वो ज्यादा अच्छा दूध देंगी। वो भी क्वालिटी वाइज हो जाएगा और क्वांटिटी वाइज हो जाएगा। तो इसमें अगर आप प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो इसमें क्या करोगे आप, इंक्रीज इन कैटल बोल सकती हूँ। ओवरऑल मैंने आपको कल भी पढ़ा दिया था, रिवाइज हो जाएगा। इंक्रीज इन कैटल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कैटल प्रोडक्शन टू इंक्रीज दी मिल्क प्रोडक्शन, यही बोलूंगी स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज दी मिल्क प्रोडक्शन, टू इंक्रीज दी मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरीके से बहुत सारे रेवोल्यूशंस चले। अब मैं नाम लिखती हूं ब्लू रेवोल्यूशन। पानी का रंग कैसा होता है, ब्लू। पानी से मुझे क्या मतलब है, पानी में कौन रहता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मछली किस में रहेगी, पानी में रहेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फिशरी प्रोडक्शन बढ़ाना है, मार्केट बढ़ाना है, आपको अपना बिजनेस उठाना है फिशेस से, फिशेस ट्रांसपोर्ट भी तो होती है इंडिया से बाहर, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता है, टू इंक्रीज दी, आपको देखो ब्लू रेवोल्यूशन का कहीं ना कहीं मतलब पानी से भी है। अगर आपका पानी पोल्यूटेड है, गंदा पानी है, ठीक है, तो फिशेस मर सकती है। अब अगर फिशेस मर जाएंगी, मान लो कोई फिश प्रॉपर ग्रोथ कर ही नहीं पाई, उससे पहले ही मर गई, वो तो आपके लिए लॉस हो जाएगा ना, ठीक है। तो जनरली ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, टू मेंटेन या टू केयर द वाटर, देयर बाय इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंक्रीज इन वाटर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा पानी होगा, अच्छे से अच्छा पानी होगा, तो पानी मेरे लिए भी अलग से भी यूज कर सकती हूं और फिशेस को भी दे सकती हूं। इंक्रीज इन वाटर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन वाटर प्रोडक्शन टू इंक्रीज दी फिश प्रोडक्शन, टू इंक्रीज दी फिश प्रोडक्शन, टू इंक्रीज दी फिश प्रोडक्शन, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस आते हैं, लेकिन हम खास खास पढ़ेंगे स्टूडेंट। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, येलो रेवोल्यूशन। येलो येलो डर्टी फेलो, नो नॉट लाइक दैट। येलो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप तेल खाते हो भाई, खाना तो आप तेल में ही पकाते हो ना, सब्जी वगैरह। जनरली तेल का कलर क्या होता है, आप बोलोगे मैम तेल तो ज्यादातर येलो कलर का होता है, येलोइश दिखता है, ठीक। प्रॉपरली देखे तो ऐसे कोई कलर नहीं होगा। आप बोलोगे कि वो जो मैं तेल लगाती हूँ ना कोकोनट का, वो तो एकदम व्हाइट कलर का आता है, और वो केओ कार्पिन का डाबर वाला तेल है वो तो ग्रीन कलर का होता है। नो डाउट उनमें कोई ऐसा फ्लावर एक्सट्रैक्ट डालते हैं, कोई कलर टाइप का फ्रेग्रेंस डालते हैं कि कलर भी चेंज हो जाता है और खुशबू भी आती है, ठीक है। लेकिन जनरली जो ओवरऑल आप प्लांट को कल्टीवेट करते हो, जो आपके ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड की आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो उसके सीड्स का कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर येलो होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑयल मार्केट में आएगा, ज्यादा से ज्यादा फूड क्या होगा, स्टफ यूज होगा। भाई आप ऐसे कच्चा थोड़ी हर फूड को खा सकते हो कि सब्जी उठाई और पोटैटो को कच्चा खा लिया, नहीं, यू हैव टू कुक इट। फॉर कुकिंग यू रिक्वायर ऑयल, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन, क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसमें खास खास लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। देखो ग्रीन में क्या है, प्लांट का कलर ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन में क्या है, प्लांट का कलर ग्रीन है। व्हाइट में क्या है, ठीक है, कैटल से आपको क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है। मिल्क का कलर क्या है, ठीक है, व्हाइट है, इससे आपको फूड मिल रहा है, ठीक है। और वाटर,
इसमें ऑयल। तो ये क्या हो गए आपके रेवोल्यूशन के पूरे 400 पॉइंट्स मैंने आपको कवर अप करवा दिए। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। रेवोल्यूशन के पॉइंट्स आपने यूज करे। अब देखो ये टॉपिक यहां पर पूरा खत्म हो गया है। एग्रीकल्चर के बाद एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री। अब हम अपने जो छूटे हुए टॉपिक पे थे, क्योंकि ये टॉपिक आपको बीच में ही पढ़ाना ज्यादा जरूरी था, उससे क्या है चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया है और आपके सारे मेन पॉइंट्स क्या हो गए, कवर अप भी हो गए हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेफ्ट पोर्शन ऑफ आवर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप को बहुत सारा पैदा कर दिया है, दुनिया भर की वेराइटीज हैं, अब उसको इंप्रूव कैसे किया जाए, तो क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या मेजर्स मैं करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स राइट दी हेडिंग अगेन। क्रॉप वेराइटी, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्या हेडिंग डाला स्टूडेंट्स मैंने, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। आप किस तरीके की क्रॉप चाहोगे कि मिले? आप बोलोगे अच्छी, हेल्दी, डिजीज फ्री, ठीक है। और आप उस क्रॉप को अगर बहुत ज्यादा ठंड में रख दो तो भी वो खराब नहीं हो, बहुत ज्यादा गर्मी में रख दो तो भी खराब नहीं हो, बारिश है तो भी खराब नहीं हो, मतलब एडजस्टेबल क्रॉप होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो हाइट में ज्यादा हो या हाइट में कम हो, फिर भी पैदावार अच्छी दे। ठीक है, अब मैं आपको समरी बता रही हूं, पॉइंट्स में भी आपको बताऊंगी। अब आप बोल रहे हो मैम ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि बहुत टाइम से एक ही एक वैरायटी चल रही है, जैसे आप एक ही एक टाइप की वैरायटी के एक ही कलर के कपड़े पहनो तो बोर हो जाओगे। आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट न्यू कलर ऑफ वैरायटी, या आई वॉन्ट मोर कलर्स, मुझे अलग डिजाइन के कपड़े पहनने हैं जिससे कि मैं अलग दिखूं। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि वो क्या है, डाइवर्सिफाइड दिखे, हर चीज में अच्छा दिखे। मैं क्रॉप्स में अगर और वैरायटी को दिन ब दिन बढ़ाना चाहती हूं तो क्या कर सकती हूं? देखो, आई एम ऑफस्प्रिंग ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे में कुछ फैक्टर्स मेरे फादर के हैं, मेरे में कुछ फैक्टर्स मेरी मदर के हैं, मिक्सचर है दोनों का मेरे अंदर। ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है, 50-50% कैरेक्टर से कुछ अच्छा आ गया कि मैंने कुछ अच्छे कैरेक्टर्स अपने पापा से ले ली और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स अपने मम्मी से ले ली। ठीक है, माई चिल्ड्रंस विल गेट गुड कैरेक्टर्स फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज चलती जाती है। आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, डेफिनेटली प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कोई अच्छी वैरायटी क्रिएट करनी है और इन फ्यूचर, तो मैं जो परसिस्टेंट एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसमें 2 प्लांट्स को उठाऊंगी। भाई एक से कभी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ या एज अ प्लांट को मैं यूनिसेलुलर कंसिडर नहीं कर रही हूं, मैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक कंसिडर कर रही हूं। तो मैं किसी प्लांट का कोई अच्छा कैरेक्टर उठाऊंगी, किसी प्लांट को कोई अच्छा कैरेक्टर उठाऊंगी, उनके बीच में रिप्रोडक्शन कराऊंगी और एक बहुत अच्छी वेराइटी को कोशिश करूंगी कि दिन ब दिन वो डेवलप हो। ठीक है, तो अपन इनको किस तरीके से पढ़ सकते हैं? देखो, क्रॉप वेराइटी डेवलपमेंट पहला कैसा होना चाहिए कि वॉट एवर द crops are developing, क्या होना चाहिए, should be resistant, किसकी तरफ से रेजिस्टेंट, मतलब कैसे ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिन्हें क्रॉप्स झेल पाए। शुड बी रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ये मैं जो बीच में फैक्टर्स लिख रही हूं ना, इसका मतलब है बायोटिक के लिए भी है और एबायोटिक के लिए भी, दोनों के लिए। बायोटिक मतलब रिलेटेड टू बायो, रिलेटेड टू समथिंग लिविंग। एबायोटिक इज ऑल्सो सराउंडिंग बट नॉट रिलेटेड टू लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, एबायोटिक में जनरली कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपका टेम्परेचर आ गया, ठीक है, सॉइल नेचर आ गया, ठीक है, साथ में क्लाइमेट आ गया। क्लाइमेट में भी क्या होना चाहिए, कूल वेदर हो गया, हॉट वेदर हो गया। ठीक है,
अभी लिखो, इसको एक बता रही हूं। बायोटिक में क्या है, जैसे बायोटिक में आप ये इन्वॉल्व कर सकते हो कि इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, ठीक है, डिजीजेस। डिजीजेस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स इसका मतलब? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं जो भी क्रॉप पैदा करूं वो इसको भी झेले और इसको भी झेले। अगर मुझे क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करनी है तो ऐसी क्रॉप की वैरायटी को मैं कोशिश करूंगी कि इंप्रूव हो, या ऐसी पब्लिक में क्रॉप आए जो इसको भी झेले और इसको भी झेले। बायोटिक मतलब अगर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है तो इंसेक्ट क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके की बीमारी नहीं करना चाहिए। क्रॉप क्या होना चाहिए? हेल्दी रहना चाहिए उस सिचुएशन में भी। और अगर अपन ए बायोटिक की बात करें, चाहे कैसा भी टेम्परेचर दे दो, कैसी भी सॉइल में उगा दो, या किसी भी तरीके का क्लाइमेट दे दो, क्रॉप हमेशा क्या हो? डटी रहे, खड़ी रहे। तो क्या होना चाहिए? क्रॉप्स आर डेवलपिंग शुड बी रेजिस्टेंट टू। इन दोनों को क्या है? झेलने वाली क्रॉप होगी। दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग अ वेरी गुड एंड अ गुड क्रॉप वेराइटी क्रॉप, ठीक है। और क्या बोल सकती हूं स्टूडेंट्स में? इसको भी मैं येलो से कर देती हूं, इट विल लुक्स गुड। और क्या होना चाहिए आपकी एक अच्छी क्रॉप में? ठीक है, हम कह सकते हैं एक टर्म आएगा लेसर मैच्योरिटी, लेसर मैच्योरिटी ड्यूरेशन। लेसर मैच्योरिटी ड्यूरेशन। लेसर मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग। बोना और काटना के बीच का टाइम क्या होता है किसी क्रॉप का? मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो पहले इसको लिखते हैं, टाइम बिटवीन सोइंग, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग मतलब उगोना, हार्वेस्टिंग मतलब काटना। लेसर टाइम में जल्दी जल्दी काम हो जाए। देखो, ये मान लो कि आपने कॉलीफ्लावर उगाया। कॉलीफ्लावर मतलब पत्ते गोभी का फूल, ठीक है। तो आपने उससे उगाया और 1 महीने बाद उसे आप काट लेते हो। आप बोलोगे काफी लंबा टाइम है, ये तो काफी मैच्योरिटी ले रहा है, काफी लंबा टाइम ले रहा है। अब आप एक काम करो, 2 कॉलीफ्लावर उगाओ, एक को उगाओ और 15 दिन में काट लो, और फिर 16वें दिन दूसरा उगाओ और 30वें दिन में काट लो। तो आप बोलोगे कि मैम टाइम पीरियड तो उतना ही हुआ, लेकिन 2 कॉलीफ्लावर मिले, इंस्टेड 1 महीने में मुझे 1 कॉलीफ्लावर मिलता। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ क्रॉप को उठाया जो कम से कम टाइम में बेटर क्या हो, रिजल्ट्स दे दे, ठीक है। और मैं क्या ले सकती हूं? ऐसी क्रॉप उगाऊं जो विंटर में भी खड़ी हो जाए, समर में भी खड़ी हो जाए और रेनी सीजन में खड़ी हो जाए। मतलब जैसे कोई बंदा होता है बहुत एडजस्टेबल होता है, ठंड में भी बढ़िया काम कर रहा है, गर्मी में भी नहीं थक रहा, रेनी सीजन से कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे बहुत एडजस्टेबल है, हर चीज में चुपचाप एडजस्ट कर लेता है, वाइड रेंज है उसकी एडजस्टेबिलिटी की। तो अगर इसमें मैं प्लांट्स के कंसीडर में करूं तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। किसी भी इन्वायरमेंट में पटक दो, सब तरीके से वो एडेप्ट करने लायक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूं स्टूडेंट्स, वाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी ठीक है। और क्या कंसीडर करना चाहते हो आप? अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी 2 चीजों को ग्रो कर रहे हो, समझ लो आप राइस को ग्रो कर रहे हो और वीट को ग्रो कर रहे हो। समझ लो वीट के क्रॉप की हाइट ज्यादा है और राइस के क्रॉप की हाइट कम है। उससे क्या मतलब हुआ मैम? ये तो इनका कैरेक्टरिस्टिक है,
ये तो इन दोनों के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस भी होता है। समझ लो अगर वीट बहुत लंबा है तो उसे न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन को लंबा ट्रैवल करना है, और उसी तरीके से अगर राइस छोटा हाइट का है तो न्यूट्रिशन कम करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कोई वीट उगाऊं जो भले लंबा हो लेकिन कम से कम न्यूट्रिशन ले ले, उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन वो डिमांड कर नहीं रहा है। मैं डिमांडिंग नेचर की हूं लेकिन मैं फिर भी डिमांड नहीं कर रही हूं। मैं अपनी चीजों को क्या कर रही हूं, अपनी डिमांड को खुद कॉम्पनसेट कर रही हूं। मुझे जो चाहिए मैं खरीद लेती हूं, मैं किसी पे थोप नहीं रही हूं कि मुझे ये डिमांड है तुम मेरी डिमांड को पूरी करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट करने हैं कि अगर इन केस उनकी डिमांड ज्यादा है और नॉट एबल टू फुलफिल इट, तो वो अपना न्यूट्रिशन क्या करें, अपने हिसाब से सॉइल से क्या करें, कॉम्पनसेट कर लें। ठीक है, सो इसको बड़ा ही डरावना नाम दिया है पर मैंने आपको समझा दिया है। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। इसको थोड़ा सा लिखा देती हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। टू कॉम्पनसेट the demands by itself। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्रॉप वैरायटी में जो 4 पॉइंट्स थे इसको मैंने प्रॉपर्ली कवर अप कर लिया। इसको लिखिए स्टूडेंट्स। अपन लोग है ना एक पॉइंट अभी इसमें देखो, मैंने आपको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। एक पॉइंट है वो आप इसमें कंसिडर कर भी सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बिल्कुल अलग से समझाऊंगी। यू कैन कंसिडर दैट पॉइंट इन क्रॉप वैरायटी, और अगर आप इसे अलग से भी हेडिंग लिखना चाहें, समझना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका पॉइंट है कि अगर मुझे नई वैरायटी डेवलप करनी है तो एग्जिस्टिंग प्लांट से ही क्या है करनी पड़ेगी। लेकिन क्या करूंगी, देखो अगर आपकी मदर हेल्दी रही होगी प्रेगनेंसी टाइम पे तो बच्चा भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्दी पैदा होगा। अगर मदर अच्छा खाना खाएगी तो इनडायरेक्टली आपको भी अच्छा खाना मिलेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी अच्छे वैरायटी को बनाने के लिए अगर मैं रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स को अच्छा उठाऊं तो डेफिनेटली मेरे को जो जनरेशन आगे की वो कैसी मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। उस टर्म को देखो, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें जनरली हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन प्लांट्स के केसेस में इस टर्म को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। हाइब्रिडाइजेशन, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। डेफिनेशन लिखिए स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स is known as hybridization, is known as hybridization. Obviously मैं 2 प्लांट को उठाना चाहूंगी, दैट इज प्लांट नंबर 1 एंड प्लांट नंबर 2। मैं क्या कराऊंगी इन दोनों में, मैं इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन करा दूंगी। मैं इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहूंगी, जिससे कि मुझे जो प्लांट नंबर 3 मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यू वैरायटी का मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यू वैरायटी का मिलेगा। देखो ये चीज जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, ये डीप में मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, इसे समझाने का है। ये जो मेनली कॉन्सेप्ट आता है ना प्लांट के रिप्रोडक्शन का, कि क्या मेट करेंगे, क्या रिप्रोडक्शन करने पे क्या मिलता है, वो आप जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस में पढ़ोगे, वो चैप्टर आगे आएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्लांट नंबर 3 मिलेगा वो अच्छी न्यू वैरायटी का मिलेगा। आप बोलोगे प्लांट नंबर 3 में कैसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, थोड़े प्लांट 1 के होने चाहिए, थोड़े प्लांट 2 के होने चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसको 100% मानती हूं,
मैं अगर इसको 100% मानती हूं तो कहूंगी कि 50% तो इसके मिलेंगे और 50% इसके मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100%। ऐसा कह सकती हूं प्लांट नंबर 3 will get characters from both plant number 1 and plant number 2. प्लांट नंबर 1 एंड प्लांट नंबर 2। प्लांट नंबर 3 में क्या होंगे? प्लांट नंबर 1 के कैरेक्टरिस्टिक भी आएंगे और प्लांट नंबर 2 के कैरेक्टरिस्टिक भी आएंगे। अब आप सोचो कि मैम प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2 कैसे उठाऊं? ऑब्वियसली गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड गुड प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट 1-3 कैसे होने चाहिए? प्लांट नंबर 1 या प्लांट नंबर 2 कैसे होने चाहिए? आप शॉर्ट फॉर्म यहां से देख सकते हैं, हेल्दी, ठीक है, गुड प्रोडक्टिविटी वाले। भाई जो नया प्लांट बन रहा है ये थोड़ी कि मुरझाया हुआ बनेगा, अच्छा दिखने वाला चाहिए, गुड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और अगर आप बने हुए प्लांट से कोई न्यू प्लांट बनाना चाहते हो तो उस प्लांट में भी ये एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो नए वैरायटी को क्या करे? जन्म दे। तो हेल्दी, गुड प्रोडक्टिविटी एंड गुड यील्डिंग, गुड यील्डिंग। अगर मैं कह रही हूं कि प्लांट नंबर 1 कैसा है? शॉर्ट एंड रेड कलर का प्लांट है, शॉर्ट एंड रेड कलर का प्लांट है, और प्लांट नंबर 2 टॉल या फिर येलो कलर का प्लांट है। तो आपके हिसाब से प्लांट नंबर 3 कैसा बनना चाहिए? कोई सा भी किसी का 2 कैरेक्टर उठा लो, शॉर्ट को येलो के साथ उठा लो, रेड को टॉल के साथ उठा लो। मतलब 2 तरीके की वैरायटीज, इन 2 डिफरेंट वैरायटीज से क्या हो सकती है? क्रिएट हो सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है? शॉर्ट एंड येलो, शॉर्ट एंड येलो, या फिर टॉल एंड रेड, टॉल एंड रेड। एक बार में आपको इतनी 2 तरीके की अच्छी वैरायटीज मिली। आप प्लांट वन बनाते जा रहे हो, कोई नई वैरायटी नहीं मिल रही। प्लांट टू बनाते जा रहे हो, कोई वैरायटी नहीं मिल रही। फट से जैसे इनको मेट करा दिया आपने, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, यू आर एबल टू गेट 2 काइंड्स ऑफ क्वालिटीज। शॉर्ट के साथ येलो भी मिल गया, टॉल के साथ रेड भी मिल गया। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा स्टूडेंट? तो ये क्या था? हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए इतना बहुत था। तो ले दे के बात करें तो आज के लेक्चर में ने अपन क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्या क्या ऐसे मेजर्स उठाऊं कि क्रॉप बेस्ट क्वालिटी, दिखने में भी अच्छी, प्रोडक्टिविटी में भी अच्छी, क्वांटिटी वाइज भी अच्छी और क्वालिटी वाइज भी मुझे अच्छी मिले। तो हमने क्या करा था? आज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट को अच्छे से पूरा डिस्कस करके लिख लिया था। स्टूडेंट्स आज के लिए आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज आप रेगुलर पढ़िए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। इसको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, किसी भी चैप्टर में स्ट्रेस नहीं लेना। यू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ माइंड एंड स्टडी रेगुलरली, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।